नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, पिछले 4 दिनों से युद्ध का मैदान बना हुआ है और पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आम लोग जो हैं वहाँ के वो सड़कों पे उतर आए हैं और पूरा पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। यानी कि वहाँ एक तरह से आतंक का नग्न नृत्य चल रहा है। पाकिस्तान ने विरोध को दबाने के लिए अ, हिंसक दमन शुरू कर दिया है, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और वहाँ की सेना पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पे गोलियाँ चला रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में अभी तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, इसके बावजूद पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सब्सिडी पैकेज का लालच देकर के लोगों को अपने हक में करने की कोशिश की है, लेकिन घाटी के लोगों ने इस्लामाबाद के झांसे में आने से साफ मना कर दिया है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा ये अचानक से नहीं फूटा है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनके अंदर आग सुलग रही थी जो अब भड़क चुकी है और पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और आप ये देखिए कि पिछले साल गर्मियों में पाकिस्तान दिवालिया होने ही वाला था कि लास्ट मोमेंट पे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ बेल आउट पैकेज मिलता है और उनकी थोड़ी-सी जान कंफर्टेबल होती है। भारत के साथ उनके व्यापार बंद हैं और पाकिस्तान में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जो है इस समय बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और कंगाल हो चुका है। अब आप देखिए कंगाल पाकिस्तान के पास लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी जो थी वो भी बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ वसूली के लिए नए-नए तरीके निकाल लिए गए हैं। बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान को छू रहे हैं। पूरी स्थिति वहाँ खराब है, यानी कि कंगाल पाकिस्तान पहले से ही अपने सूबों को सँभालने में लगा हुआ है और उसने अपने कब्ज़े वाले कश्मीर में लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं और पीओके के हालात जो है वो सँभल भी नहीं रहे हैं। इसी पे बात करते हैं। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ और वार सिचुएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ युद्ध सेना मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए के श्रीवास सर। उनसे जानते हैं कि आखिर आखिर क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं उनको जोड़ लेती हूँ, फिर उनसे जानते हैं। नमस्ते सर, बहुत स्वागत है आपका एमबीएन नमस्ते मनविंदर। नेटवर्क पे। थैंक यू, थैंक यू। सर ये क्या चल रहा है वहाँ? इस समय जो हालात हैं, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हाँ, वहाँ बिल्कुल, के बिल्कुल लोग सच्चाई है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल मनविंदर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दी है कि वहाँ पर वाक़ई बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। वहाँ पर आर-पार की लड़ाई है और डू एंड डाई हो रहा है और ये सच्चाई है, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है पाकिस्तान से और अब लोग कहते हैं हम झांसे में नहीं आने वाले और वो इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पूरा चक्का जाम है और एक प्रकार शटर डाउन है। हाँ, ये सच्चाई है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए ये हुआ क्यों? क्या ये अभी हुआ या ये बहुत लंबा अरसे से चल रहा था? देखो सच्चाई ये है कि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। इसको इल्लीगली ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने इसको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन माना है इन लोगों को और इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। ये सच्चाई है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना वहाँ पर कोई सड़कें बनी, वहाँ पर बिजली पानी के रेट बहुत हाई हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन बाकी पाकिस्तान में उससे 10% ज़्यादा है और खाने के सामान तो इतने हैं आसमान छू रहे हैं कि लोग ले नहीं सकते। आटा दाल की कीमत बहुत ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर जो कुछ सब्सिडी थी उसको भी कम कर दिया इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कॉस्टली है, बिना बिजली तो आती नहीं पर बिल बहुत बड़े बड़े आ गए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये लोग बड़े परेशान हो गए और इनको ने आर पार की लड़ाई करने इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कुछ इनको एक प्रकार सब्सिडी वगैरह मिले। पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल नहीं माना और इसीलिए इनके पास और कोई चॉइस नहीं था। 11 मई से इन्होंने जो चक्का जाम और शटर डाउन एक प्रकार से स्ट्राइक कर दी है और ये कह रहे हैं कि हम जो मुजफ्फराबाद की तरफ चलेंगे और ये सच्चाई है। मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, झांगर
और आपका झेलम और मंगला, हर जगह लोग सड़कों पे हैं और मरने मारने की हालात हो रही है। ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो फौज है वो भी घबरा गई, पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट घबरा गई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले जो था उन्होंने किया क्या, इनको लगा कि हो सकता पीओजे की जो पुलिस है वो बगावत कर दे, तो इसलिए इन्होंने एफसी जो है फ्रंटियर कोर जो है उसको बुलाया और पंजाब पुलिस कंस्टेबलरी को लाए। ये 7-8 हजार के करीब जवानों को लेके आए थे। जब सिचुएशन उनसे भी नहीं संभली तो फिर इन्होंने रेंजर्स को बुलाया और रेंजर्स और इन आपस में लोगों के बीच में मुठभेड़ हुई है और काफी हद तक वहां पर लोग मरे हैं। जैसे ऑफिशियली तो 4 के करीब बोले हैं, अनऑफिशियली जो खबरें आ रही है 15-20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यही नहीं, ददनियाल के अंदर इन्होंने आंसू गैस छोड़ी स्कूल के बच्चों पे। वहां पर कम से कम 2 से 3 लड़कियों की भी सुनने में आया है कि शायद फैटल हो चुके हैं। तो ये सच्चाई है, इनके हाथ में अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लोग मरने मारने को तैयार है, कुछ पुलिसमैन भी इंजर्ड हुए हैं और अब इनको डर लगने लगा ये मुजफ्फराबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च है, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इन्होंने 2 काम किए। एक तो अपने जो कमांडोज हैं उनको इन्होंने मुजफ्फराबाद में उतारा है, जो कि फौज के कमांडोज हैं। और दूसरा अब इन्होंने सोचा है कि कुछ पैच वर्क किया जाए। तो जो शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया 23 मिलियन रुपीस का, जिसके अंदर सब्सिडीज होंगी। मगर ये अब मानने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं ये पहले भी ऐसे होता रहा है, हम नहीं इस चीज से खुश हैं क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। और वहां पर भारत के झंडे भी देखने में आए हैं और 2-4 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। वहां पर शोर मच रहा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये कहते हैं कि ये जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है और जो भी एक प्रकार टेररिज्म के बारे में और बात करते हैं, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है। और काफी ऐसा अरसा भी है इन लोगों में, वो कह रहा है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह जब आप हम डिस्कस करेंगे फिर आगे बताते हैं। मगर ऐसा टपका बहुत है जो कि कह रहा है कि अब हम नहीं रहेंगे पाकिस्तान में और हम इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है, अब हम भारत में मिलना चाहते हैं। जब आगे क्वेश्चन पूछेंगे मनविंदर फिर उसको बताते जी। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि कई नए-नए टैक्स शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से जो है वहाँ पे कई तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया। लेकिन हैं। हाँ ये बिल्कुल। टैक्स जो हैं मतलब इसमें 70 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हाँ देखो हुआ क्या है मनविंदर, कि जब ये डिफॉल्ट कर रहा था पाकिस्तान, तो इनके एक प्रकार से जब लोन मांग रहे थे आईएमएफ से, तो आईएमएफ ने कहा था लोन तो आपको मिल नहीं सकता जब तक आप टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करें। क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टैक्स तो इनकी देते नहीं है, सब्सिडीज बहुत हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इनकी फौजी फाउंडेशन है, जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जिसका कम से कम 88 बिलियन डॉलर का बजट है, वो तो टैक्स के दायरे में आती नहीं है। जो जो कोलगेट से लेके सीमेंट तक और रियल एस्टेट से लेके बैंक चलाती है। तो ऐसे में उन्होंने प्रेशर डाला कि बिजली के बिल बढ़ाएं और आप सब्सिडीज कम करें, जैसे आटा दाल और पेट्रोल पे। तो सबसे ज्यादा मार जो है, बाकी जगह तो हुई थोड़ी, मगर पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे ज्यादा मार। क्योंकि एक तो ये सेकंड क्लास सिटीजन माने जाते हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, 2 बातें हैं। देखो ये रिसोर्सेज में काफी रिच है ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान। इसके सारे जो रिसोर्सेज उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान। उसके अंदर कॉपर भी है, जिंक भी है और गैस भी निकलती है। इसको पाकिस्तान खुद इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पीओजे के में, और पीओजे के में सबसे बड़ा है मंगला डैम, जहां पर 74% जो इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है पावर की, वो बनती वहीं पर। और एक है जो कि एक प्रकार से नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब ये हाँ जो बिजली बनती है उसकी कीमत कोई 2 रुपए पर यूनिट के करीब है, उससे भी कम है। तो वो बिजली जो है पहले पंजाब जाती है और उसके बाद वापस आती है, तो उसके जो रेट्स हैं 60 रुपए पर यूनिट से ज्यादा है। बिजली बनी
पीओजेके में, बिजली इनकी बनी, और बिजली जो सस्ती जा रही है पंजाब को वही बिजली, और इनको महंगी मिल रही है। तो ये कहते हैं कि भाई बिजली तो हमारी। और अब ये भी पॉइंट आया है कि भाई इसके अंदर एक क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर भी जिस भी प्रोविंस में बढ़ती है तो उसको एक प्रकार से काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। मगर वो अब बात आई है, जो सच्चाई अब निकल के आई है, कहता वो रिलैक्सेशन तो मिलेगा अगर वो प्रोविंस हो, क्योंकि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो प्रोविंस ही नहीं है, तो उसको ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे उनको ये सुविधाएं नहीं मिलती। तो आप मान के चले हालात क्या हैं मनविंदर, कि इतनी बुरी हालात है पाकिस्तान के। जो अब जो लोग हैं पीओजे को, उनको अब पता चला है, उनको दो तीन चीजें जो मैं सोच रहा था हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बातचीत करते जी। हैं जी, कि जी। हाँ, वो बात ऐसी है कि ऐसा क्या है कि अब उनको ज्यादा लगने लगा। देखो, उनको इसलिए ज्यादा लगने लगा कि ये सच्चाई है कि 26 अक्टूबर 1947 में पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था, जब महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन अनकंडीशनली साइन किया था। उसके बाद ये जो भारत ने इनको धकेला था, जो कि एक प्रकार से ये कबीले आए थे, मगर जब तक सीज फायर होगा, और वो क्यों हो गया, किसकी गलती थी, वो अलग बात है। तो कुछ इलाका पाकिस्तान में रहेगा जिसको पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं। अब वहां पर इन्होंने डेवलपमेंट की नहीं, और ये जो है लोगों को झूठ बोलते रहे। ये लोगों को बोलते रहे कि भारत का जो जम्मू और कश्मीर है वहां पर लोग परेशान हैं, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन है, वहां पर औरतों के साथ मिसबिहेव किया जाता है। ऐसी टाइप की अफवाहें फैलाते रहे। मगर वो अफवाहें अब तो पता लग गई इनको, अब उनको असलियत पता लग गई। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आज उनको पता लग गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का तो कम से कम 50 से 60 साल आगे निकल गया इनसे। वहां पर तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वहां पर तो अमन शांति है। और वहां जब आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ, उसके बाद तो IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बन गए हैं। पत्थरबाजी की कोई घटनाएं नहीं होती। रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में बिल्कुल कम हो गया है। लश्कर तोबा जैसे और मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है। तो वहां पर एक प्रकार से पूरा अमन शांति और डेवलपमेंट का माहौल है। यहाँ पर G20 की मीटिंग कराती है गवर्नमेंट, वहां पर आपका जो सऊदी और यूएई 500 करोड़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ये झूठ बोल के उनको बताया जा रहा है वहां पर प्रॉब्लम है। अब उनको पता चला, वो तो बहुत आगे निकल गया, और हमारे को इन्होंने झूठ बोला और हमको इन्होंने दबाया, और ना इन्होंने हमको डेवलप होने दिया, और आज बोलते हैं हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, प्रोविंस नहीं। तो ये सच्चाई है। तो ये तूफान अब बढ़ के उतरा है, मगर ये जो प्रॉब्लम थी ये चल रही है 2-3 साल से। उनको महसूस होने लगा है, स्पेशली तब से आर्टिकल 370-35 से इधर एब्रोगेट हुआ है, जब असलियत उनको पता लगने लगी है, तब से ये लोग ने मन बना लिया था कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे। और अब वो कहते हैं जो पुंछ के लिए रास्ता खोलो, या जो गिलगित पाकिस्तान में है वो कहते हैं स्कार्दू से कारगिल का रास्ता जोड़ो, पुराने रिश्ते नाते जोड़ो। तो ये सच्चाई है। अब ये मानने वाले नहीं है। ये पाकिस्तान जो लॉलीपॉप दिखा रहा है कि भाई हम आपको एक रिलीफ पैकेज देंगे, ये इससे मानने वाले नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब वो आगे क्या होगा, जब आप अगला क्वेश्चन पूछे मनविंदर, फिर बात करते हैं। जी। सर, ये जो स्ट्राइक चल रही, जो विरोध वहाँ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? ये गेम चेंजर साबित होगा सर? जिस तरीके देखो से 1971 में हुआ था। हाँ, बिल्कुल, बहुत और अच्छा बोला मनविंदर। जी। हाँ, मनमित्र, आपने और 1971 का बोला, जो आपने जी, कहीं ना और कहीं लिंक। मैं ये भी समझना चाहूँगी सर कि इंडिया का, यानी कि भारत का इस समय अप्रोच क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। देखो, आपने जो एक बड़ा इशारा किया है कि 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था, जब उन लोगों को लगने लगा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं दे रहे, और इलेक्शन जीतने के बाद भी मुजीबर रहमान को जो गवर्नमेंट नहीं बनने दी थी, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और वो स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा हुआ, धीरे धीरे पहले इन्होंने दबाने की कोशिश की। इन्होंने बोला वहां कुछ नहीं है, और पाकिस्तान
पूरा बिल्कुल सिक्योर्ड है। और वो धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बाहिनी है उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। और फिर आपको पता है ये सब व्यूअर्स को 1971 की लड़ाई हुई और फिर पाकिस्तान के दो हिस्से हुए और बांग्लादेश फॉर्म हुआ। और आज बांग्लादेश पाकिस्तान बेमारू स्टेट से निकलने के बाद बहुत ही अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकली भी अच्छा कर रहा है और बाकी और जो पैमाने हैं उनमें अच्छा कर रहा है। अब ऐसी ही कुछ सिचुएशन मुझे लगता है पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में हो रही है। ये दबाने की कोशिश करें, ये दबेगा नहीं, ये तूफान बन चुका है और ये मुझे लगता है अब आर पार की लड़ाई करेंगे। और अब बहुत ऐसा लोग आ गए हैं, वो कहते हैं हम भारत का हिस्सा थे, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जो मार्च 1971 के जो 70 में पैदा हुई थी और वो जब उसके बाद धीरे धीरे पैदा होके और युद्ध में तब्दीली हुई थी, ये ऐसे ही हो रही है। अब जो सिमरिंग जो लोग आ गए हैं, अब ये दबाने की कोशिश करेंगे, इनको इनके ऊपर फोर्स यूज करेंगे। जिस प्रकार से अभी 15-20 मारे गए हैं और लोगों मारे जाएंगे, ये और दबाएंगे और फिर लोगों के अंदर आक्रोश और बढ़ेगा। मुझे लगता है इट इज अ बिगिनिंग ऑफ एंड। ये वही हो रहा है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। जैसा हुआ था बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। मुझे लगता है उस रोड मैप पे ये जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा आपने कि भारत का क्या रवैया हो या नजरिया। देखो, इसके ऊपर भारत के बहुत ज्यादा हमने स्टेटमेंट, आपने हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने दी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की भी, होम मिनिस्टर की भी, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर की। अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ एक दिन पहले कहा था कि भाई पीओजे के भारत का हिस्सा है और वो भारत में मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब कैसे मिलेगा, अब उसकी ही एक प्रतिक्रिया है, बाकी तो कोई शक नहीं। ये सच्चाई है कि कुछ एक पहले ये देखते हैं कि अभी तक इसका फैक्चुअल पोजीशन क्या है। 1994 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था भारत के पार्लियामेंट में, जब कहा था पूरा पीओजे के भारत का हिस्सा है और था और रहेगा, इसलिए 26 सीटें असेंबली में खाली छोड़ी जाती। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम हमारे लिए ये हिस्सा है, ये आएगा। अब क्या इसके अंदर भारत की क्या कार्रवाई भारत क्या करेगा। देखो, कई चीजें हैं जो कि ओपन फोरम में नहीं बताई जा सकती, टेलीविजन स्टूडियो में नहीं बताई जा सकती, पर मैं ये अपने व्यूअर्स को एक प्रकार विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुत कुछ बिहाइंड द कर्टन हो रहा है। भारत की गवर्नमेंट इस पे सक्रिय है, भारत की फौज इस पे सक्रिय है। कई चीजें जो खुद हो जाती है तो उसमें फोर्स करने की इस्तेमाल नहीं। अब वहीं से इशारा आ रहा है, वहीं से लोग आ रहे हैं। हमें तो बस जैसा हमने 1971 के अंदर हुआ था, जिस जो एक मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट की थी भारत की फौज ने, ऐसा ही कुछ होगा आने वाले समय में, मुझे लगता है। पर यह मैं अपने विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि भारत हर चीज को परख रहा है। ये नहीं है कि भारत के इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह अलग है कि मीडिया में इसको नहीं बताया जा रहा क्योंकि मीडिया इलेक्शन की तरफ है, मगर भारत की जो गवर्नमेंट है, जो लोगों को मैटर करता है, वो बहुत सक्रिय है, इस पे काम हो रहा है। आने वाले समय में पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन के रहेगा और इसके लिए बहुत कुछ कर रहे। 2-3 पॉइंट हो, एक कहीं ना कहीं बात आई थी कि जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि जी, जब मैं उसी पर आ राजनाथ रही सिंह, थी। जी। हाँ जी, जी। हाँ हाँ, आप क्वेश्चन पूछ लें। नहीं, वही मैं आपने आपने बात छेड़ ही ली है। राजनाथ सिंह हाँ ने अभी पिछले दिनों कहा था ना कि उसको तो हम अपने साथ मिला के रहेंगे, वो तो हमारा ही हिस्सा है। तो उसपे हाँ फिर फारूक अब्दुल्ला के पेट में बहुत दर्द हो गया था। हम्म। उन्होंने कहा कि उनके पास तो बॉम्ब है और ब्ला-ब्ला बहुत सारी बातें बोली। तो उसने ये मैं बोला, हाँ हाँ हाँ, जी, या बिल्कुल, हाँ, जी प्लीज़। उन्होंने बोला क्या कि भाई उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई और उनके पास एटम बम है। और आज प्रधानमंत्री साहब ने भी कुछ इसके बारे में बोला कि चूड़ियां नहीं पहनी तो हम दे देंगे। कहने का मतलब ये है, सच्चाई मैं बताऊं, राजनाथ सिंह साहब ने और बोला बहुत साफ सुथरे शब्दों में कि वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। अब जो जी, जी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला वो उसका कोई मतलब नहीं। देखो, अगर आप ये समझते हो कि एटम बम से आप डरा दोगे, धमका दोगे भारत को, तो आप बड़े गलतफहमी। एटम बम और या न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। जब 2000
2015 के अंदर भारत ने म्यांमार के अंदर घुस के मिलिटेंट कैंप को बर्बाद किया था, तो पाकिस्तान से आवाज आई थी कि अगर पाकिस्तान में कभी भारत ने ऐसी कोशिश की तो भारत को पता नहीं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। मगर कुछ एक समय के बाद जब उड़ी उन्होंने किया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस के मारा, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर अंदर गए और 27 जो लॉन्च पैड थे उनको बर्बाद किया, 30 से 40 आतंकवादी मारे गए और तो पाकिस्तान को दिखा दिया कि ये न्यूक्लियर बोगी आपकी काम नहीं करेगी, न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खिलौना नहीं है। इसके बाद जब उन्होंने पुलवामा किया तो हमने एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक पीओजे के में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, बालाकोट जो कि 90 किलोमीटर है एलसी से, और वहां पर जो जैसे मोहम्मद का कैंप था उसको बर्बाद किया। 317 आतंकवादी और 18 जो उसके अंदर फौजी ट्रेन कर रहे थे वो मारे गए। तो ये सच्चाई कहाँ गया था वो न्यूक्लियर हथियार। न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए उनकी न्यूक्लियर बोगी को हमने पहले एक्सपोज कर दिया। तो ये कहना कि उनके पास हथियार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मनविंदर, भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पुख्ता है, हमारे पास ट्राइड है। हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र के नीचे से, हम वो 5 देश में से हैं जिसके अंदर ये काबिलियत और क्षमता है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती कर दी कि उसने न्यूक्लियर हथियार चला दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड से। ये पाकिस्तान को भली बात मालूम है कि अगर उसने ये कोशिश की, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, भारत के पास ये क्षमता और काबिलियत है कि भारत पाकिस्तान को बिल्कुल मैप से निकाल दे। तो ये पाकिस्तान को मालूम है, क्या पाकिस्तान इतनी बेवकूफी करेगा? तो ये सच्चाई है कि इन लोगों को समझ आना चाहिए कि आप जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हो तो आपकी एक ही आवाज होनी चाहिए, और ये भारत की गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, और ये भारत में मिलेगा आने वाले समय में, और इसके लिए हर तरफ से काम हो रहा है। कोई भी काम करना होगा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये इनकी गवर्नमेंट जो एक बहुत ही डिसीजन मेकिंग में बिलीव करती है, ये कतई नहीं सोचें व्यूअर कि आज इलेक्शन चल रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो लोगों को ध्यान देना है वो इस पे ध्यान दे रहे हैं और इस पे हर कार्रवाई की जा रही है। मनविंदर, सर, एंड ऑफ दिस शो मैं ये जानना चाहूँगी कि 1971 में जो हुआ था, क्या वो वक़्त आ गया है फिर से? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा ही है, कुछ धीरे धीरे हम उसी की तरफ जा रहे हैं और आने वाले समय में तूफान वहीं से चलेगा। जैसे मुक्ति वाहिनी का तूफान चला था बांग्लादेश से, फिर लोग सड़कों पे आ गए थे और फिर ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी, कम से कम 1 करोड़ के करीब लोग भारत में आ गए थे। हो सकता है यहाँ से भी भारत की तरफ आएंगे लोग और भारत उनको बिल्कुल देगा शरण। उसके बाद, क्योंकि वो तो भारत के लोग ही हैं, और उसके बाद इनके ऊपर बहुत बड़ी एट्रोसिटी हुई थी। आपको पता, कम से कम 1 से 2 लाख औरतों का रेप हुआ था, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया। तो मुझे लगता है उसी लाइन पे बातचीत है। ये तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये आप देखेंगे आने वाले समय में वही तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन है ये खराब होती जाएगी, और इसका अंत जब ही होगा जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। मनविंदर सर, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनविंदर, जय हिंद। जय हिंद।